आखिरकार उसे मुरा का कैद खाना दिख गया। वो बेखौफ होकर उस ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि सेनापति भुजंग भी वही है और वो भी धीरे धीरे मुरा के कैद खाने की ओर ही बढ़ रही है। आखिरकार श्वेत बाहु मुरा के कैद खाने के पास पहुंच ही गया। मुरा कैद खाने के भीतर बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। कैद खाने के द्वार पे हलचल सुन वो द्वार के नजदीक गई और सलाखों के पार श्वेत बाहु को देख हैरान रह गई। वो तुरंत ही उसके नजदीक आई और इससे पहले कि मुरा श्वेत बाहु से कुछ पूछ पाती, तभी सेनापति भुजंग की जोरदार आवाज गूंजी, तुम इस कैद खाने के पास क्या कर रहे हो? सेनापति की आवाज सुनकर श्वेत बाहु ने उनकी ओर देखा तो वो सकपका गया। मुरा भी उनकी आवाज सुन तुरंत पीछे हट कैद के भीतर बैठने के लिए बनी चट्टान पर जाकर बैठ गई। हालांकि भुजंग दूर खड़े थे तो उन्होंने मुरा को देखा नहीं। वहीं श्वेत बाहु को एक पल के लिए ऐसा लगा कि उसका खेल खत्म है, लेकिन फिर उसने खुद को मजबूत किया और हिम्मत करते हुए बोला, सेनापति जी, इस नए कैदी को किसी ने खाना दिया या नहीं, यही पूछने आया था। भुजंग ने गौर से श्वेत बाहु को ऊपर से नीचे तक देखा। श्वेत बाहु को भय भी लग रहा था कि कहीं भुजंग को उसपे संदेह ना हो जाए। वहीं कैद के अंदर मुरा को भी यही भय सता रहा था। भुजंग बोले, कोई आवश्यकता नहीं है ऐसे खाना पूछने की। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है किसने राजमहल में चोरी की है? भूखा रहने दो इसे। श्वेत बाहु बोला, क्या राजमहल में चोरी? फिर तो बिल्कुल सही किया सेनापति जी। भुजंग उसके निकट आए और बोले, अब जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ पर कोई ना आने पाए। श्वेत बाहु ने हाँ में सर हिला दिया। उसने ज्यादा देर वहां रुकना ठीक नहीं समझा और चुपचाप वहां से निकल गया और कारावास के द्वार पे जाकर खड़ा होकर पहरा देने लगा। वो ये जताना चाह रहा था कि वो भी इसी कारावास का सैनिक है। भुजंग ने कैद खाने के पास जाकर मुरा को देखा। वो निराश होकर चट्टान पर बैठी थी। भुजंग क्रोध में उस कैद में पहरा दे रहे मुख्य सैनिकों से बोले, यहाँ कोई भी इससे हमारी इजाजत के बिना ना मिल पाए और ना ही इसे खाना दिया जाए, इस बात का ध्यान रखना। सैनिकों ने सहमति में सर हिला दिया। फिर भुजंग कारावास के भीतर घूमते हुए वहां का जायजा लेने पहुंचे। भुजंग का आदेश सुन श्वेत बाहु समझ चुका था कि मुरा से मिलना अब नामुमकिन ही है। वो मौका पाकर वहां से बाहर निकल लिया। वहीं कारावास में बैठी मुरा को इस बात का मलाल था कि वो अमात्य के कक्ष में हो रही गतिविधि के बारे में श्वेत बाहु को कुछ भी ना बता सकी। कारावास से निकलते ही श्वेत बाहु सीधे मंत्री शंभुनाथ से मिलने जा पहुंचा। उसे आया देख शंभुनाथ ने तुरंत पूछा, क्या सूचना लाए हो? श्वेत बाहु निराशा भरे स्वर में बोला, क्षमा मंत्री जी, मैं अपना दिया वचन नहीं निभा सका। उसने कारावास में जो कुछ घटा वो सब शंभुनाथ को बता दिया। उसकी पूरी बात सुनकर शंभुनाथ भी हैरान थे। वो चिंतित स्वर में बोले, पहले मन्ना देव और अब मुरा, हम आते अपना शिकंजा कसते ही जा रहे हैं। मुरा को जल्दी ही बाहर निकालना आवश्यक है। श्वेत बाहु बोला, मंत्री जी, अब हमें आगे क्या करना होगा? शंभुनाथ बोले, तुम जाकर मन्ना देव के पुत्र का पता लगाओ। मुरा को छुड़ाने में वो अहम साबित हो सकता है। श्वेत बाहु उनकी बात से सहमत होते हुए बोला, ठीक है। ये कहकर श्वेत बाहु वहां से चला गया। वहीं शंभुनाथ इसी चिंता में थे कि अब मुरा को बाहर कैसे निकाला जाए। इधर मगध में ही चंद्रगुप्त और वो गरीब भिखारी उस स्वर्णकार के पास गए जहां उस गरीब ने रत्न जड़ित ताबीज को बेचा था। स्वर्णकार की दुकान पर पहले से ही कुछ लोगों की भीड़ थी और स्वर्णकार एक सोने की अंगूठी को परख रहा था। उसने उस सिक्के को परखने के बाद अपने ग्राहक से कहा, 100 पर्ण दूंगा, चांदी की मिलावट है, चाहिए तो बोलो। ग्राहक हैरान होकर बोला, देव, मैंने तो खरा सोना खरीदा था वर्षों पहले यहीं से। स्वर्णकार ने टोकते हुए कहा, क्यों झूठ बोल रहा है, हम मिलावटी सोना नहीं बेचते। अगर पर्ण चाहिए तो बोलो, नहीं तो अपनी अंगूठी लो और जाओ यहाँ से। ग्राहक ने थक हार कर स्वर्णकार से अंगूठी के बदले 100 पर्ण लिए और वहां से चला गया। चंद्रगुप्त उसकी इस हरकत को देख रहा था। उसे भी समझ आ चुका था कि इतनी आसानी से उन्हें वो रत्न जड़ा ताबीज नहीं मिलने वाला। उस ग्राहक के जाते ही गरीब बोला, मालिक, मुझे आपसे शाही रत्न जड़ा ताबीज चाहिए। इतना सुनते ही स्वर्णकार के कान चौकन्ने हो गए। उसने सर उठाकर गरीब की तरफ देखा और फिर मना करते हुए बोला, हम रत्न जड़ा ताबीज नहीं बनाते, कहीं और जाओ। गरीब बोला, बनवाना नहीं है, कल मैंने ही आपके पास भेजा था, बस वही लेने आया हूँ। स्वर्णकार हैरानी भरी नजरों से गरीब की तरफ देखता हुआ बोला, शाही रत्न जड़ी ताबीज? कौन से रत्न जड़ा ताबीज और तुम हो कौन? गरीब हाथ जोड़ता हुआ बोला, मालिक, हमें जरूरत है उसकी, किसी की जिंदगी का प्रश्न है। आपको उस रत्न जड़ित ताबीज के बदले आपकी दी हुई सारी कीमत लौटा दूंगा। स्वर्णकार बोला, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पूरी जिंदगी कैद में काटोगे, अब जाओ यहाँ से। चंद्रगुप्त समझ चुका था कि वो
स्वर्णकार इतनी आसानी से ताबीज नहीं देने वाला। उसने स्वर्णकार को सुनाते हुए गरीब से कहा, अब चलिए यहां से। जो व्यक्ति अपने ग्राहकों का ना हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? इसके भ्रष्टाचार की शिकायत तो मैं महामंत्री अमात्य से करूंगा। उस स्वर्णकार ने उसकी बात सुन ली। वो चिढ़ते हुए बोला, कह दो जिसे कहना हो। अरे जब वो चीज मेरे पास है ही नहीं तो तुम्हें कहां से मिलेगी? फिर वो स्वयं से हंसते हुए बोला, अमात्य का डर दिखाता है मुझे। इन लोगों को क्या ज्ञात कि भ्रष्टाचार की जड़ वहीं से तो शुरू होती है। चंद्रगुप्त और गरीब वहां से वापस लौट चुके थे। चंद्रगुप्त के मन में क्रोध के साथ साथ एक निराशा का भाव भी था, क्योंकि उसे पता था कि उस रत्न जड़े ताबीज के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इधर उत्तान नगर के शिविर में कुछ औरतें अभी भी अभ्यास कर रही थी और सुकन्या अपने कक्ष में अपनी सहेली के साथ थी। उसकी सहेली अपनी जरूरतों के सामान को अपनी पोटली में भर रही थी। सुकन्या ने जब उसे ऐसा करते देखा तो हैरान होकर पूछा, क्या कर रही हो तुम? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? उसकी सहेली बोली, यहाँ से भागने की। मेरा प्रेमी चारदीवारी के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। सुकन्या आश्चर्यचकित होती हुई बोली, क्या? लेकिन तुम मुझे कब बताने वाली थी? तुम अकेले यहाँ से निकल पाओगी? उसकी सहेली बोली, अभी बताती ना तुम्हें, तुम्हारी मदद की आवश्यकता पड़ेगी। आज तो केतकी भी यहाँ है, तुम्हें बस उसे उलझा कर रखना होगा और तब तक मैं बाहर निकल जाऊंगी। सुकन्या सोचती हुई बोली, ठीक है तुम जल्दी करो, मैं कुछ उपाय सोचती हूँ उसका ध्यान भटकाने को। मैं जैसे ही तुम्हें इशारा करूं तुम तुरंत निकल जाना। इतना बोल सुकन्या शिविर से बाहर निकल गई। उसने देखा कि केतकी मैदान में अन्य औरतों को कुश्ती का अभ्यास करा रही थी। उन औरतों को कुश्ती करते देख सुकन्या को चंद्रगुप्त की याद आ गई। उसने भी आचार्य चाणक्य की देखरेख में चंद्रगुप्त के साथ कुश्ती की थी और उसके दांवपेच भी सीखे थे। उसने देखा कुश्ती के साथ साथ केतकी का ध्यान सभी ओर था। सुकन्या को तुरंत ही एक युक्ति सूझी। वो मन ही मन बोली, क्यों ना केतकी को कुश्ती के मैदान में उतारा जाए। इस प्रकार उसका ध्यान भी बच जाएगा और मेरी सहेली उसकी नजरों से बचकर निकल जाएगी। ये सोच वो तुरंत ही केतकी के पास पहुंची और निडर होकर बोली, मुझे भी कुश्ती करनी है, खुद को आजमाना है मुझे। केतकी ने घूरते हुए सुकन्या को देखा और बोली, पहले जाकर कुछ भोजन कर लो, फिर हम कुश्ती के बारे में बात करेंगे। ये बात सुनते सुकन्या के मन में चिढ़ पैदा हो गई। वो बिना केतकी के अनुमति के कुश्ती के मैदान में उतर गई। उसके सामने एक औरत थी जिसका आकार सुकन्या से दुगना था। इधर जब सुकन्या की सहेली की नजर उस पर पड़ी तो उसे समझ नहीं आया कि सुकन्या ध्यान भटकाने के चक्कर में अपनी जान दांव पे क्यों लगा रही है। सुकन्या के सामने इतनी बड़ी कदकाठी की औरत को देख उसकी सहेली को लगा कि कहीं सुकन्या का ये प्रयास उसकी मुसीबत कम करने के बजाय बढ़ा ना दे। वो हैरान परेशान होकर सुकन्या को ही देख रही थी। इधर गांधार को जाने वाले जंगल में डाकुओं का खात्मा करने के बाद मुखिया गुप्तचर और उसके बाकी साथी घोड़े के टापों के निशान देखते हुए डाकुओं के ठिकाने पर गए। आचार्य चाणक्य भी उसके साथ थे। वो ठिकाना पेड़ों के झुरमुटों से घिरा हुआ था। वहां कुछ शिविर लगे हुए थे और सिवाय खाना बनाने वाले रसोइये और कुछ काम करने वाले सेवकों के अलावा वहां पर कोई नहीं था। रसोइया शिविर के बाहर एक बड़े से चूल्हे पर भोजन पका रहा था। उसने अपने एक सेवक को चिल्लाते हुए कहा, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, सरदार लौटते ही होंगे। अगर उन्हें समय पर भोजन नहीं मिला तो जमीन में दफना देंगे तुम्हें, समझे? सेवक बोला, मैं अभी पानी लेकर आया। रसोइया बोला, जल्दी आओ, पता है ना संध्या को दावत है यहाँ, उनके लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाने हैं, अभी तो सारा काम बाकी है। सेवक दौड़ता हुआ पानी लेकर आया। जल्दबाजी में उसने पात्र से आधा पानी जमीन पर ही गिरा दिया। रसोइये ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और उसे दोबारा पानी लाने के लिए भेज दिया। वहीं मुखिया अपने आदमियों के साथ पेड़ों की ओट से उन पर नजर रखे हुए था। तभी उनके एक आदमी ने रसोइये की बात सुन हंसते हुए कहा, इसे तो क्या आदमी नहीं, किसके सरदार जमीन में दफन हो चुके हैं, वो क्या दूसरे को दफन करेंगे। उसकी बात सुन दूसरे ने मजाक बनाते हुए कहा, लगता है अब दावत का स्वाद हमें ही चखना होगा, सरदार तो रहे नहीं। तभी मुखिया ने अपने आदमियों को वहां चारों ओर फैल जाने का इशारा किया। रसोइयों और सेवकों को इस बात की भनक भी नहीं लग पाई थी कि वे सभी चारों ओर से घिर चुके हैं। वो सब तो शाम को होने वाली दावत की तैयारी में व्यस्त थे। तभी मुखिया के बगल में खड़ा उनका एक साथी बोला, इन्हें मारने की क्या आवश्यकता है, इन्हें क्यों ना हम अपने दल में शामिल कर लें। ये सुन चाणक्य ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, सत्य कह रहा है, इन्हें अपने दल में शामिल कर लो। दुश्मन का भेद दुश्मन के घर में छुपा हो तो उसे जानने के लिए घर के भेदियों का सहारा लेना ही सही निर्णय है। मुखिया गुस्से में चाणक्य की तरफ देखते हुए बोला, मानता
हूं आपने डाकुओं से बचाने में हमारी मदद की है, लेकिन मैं अपने दुश्मनों का साथ नहीं देता। उनसे हाथ मिलाकर मैं कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता। क्या पता वो भेद बताने के बहाने हमें ही अपने जाल में फंसा ले। मुखिया की बात सुन गुप्तचर को भी मौका मिल गया चाणक्य की बातों का विरोध करने का। वो मुखिया की हाँ में हाँ मिलाता हुआ बोला, सत्य कह रहे हैं, हमें दुश्मनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। ये ब्राह्मण भी हमारा दुश्मन ही है। क्या पता इसके मन में भी हमारे विरुद्ध कोई योजना चल रही हो। मुखिया चाणक्य की तरफ देखता हुआ बोला, अगर आपने किसी स्वार्थवश हमारी सहायता की है तो भूल जाइए, हम आपकी कोई सलाह नहीं मानने वाले। हमें डाकुओं के ठिकाने पर आक्रमण करना ही होगा। यह सुन चाणक्य ने चुप रहना ही बेहतर समझा। वो सिर्फ मुस्कुराते रहे। वहीं मुखिया ने अपने आदमियों को डाकुओं के ठिकाने पर आक्रमण करने का इशारा कर दिया। वहां कुछ रसोइये, उनके सेवक और थोड़ी संख्या में पहरेदार थे। अचानक हुए आक्रमण से किसी को भी वहां से भागने का मौका नहीं मिला। एक तरफ चूल्हे पर दावत का भोजन पक रहा था, वहीं दूसरी तरफ खाना बनाने वालों के शव बिछ रहे थे। उनकी संख्या ज्यादा न होने के कारण कुछ ही देर में सभी को मौत के घाट उतार दिया गया। मैदान खाली हो जाने के बाद मुखिया अपने आदमियों के साथ शिविर में प्रवेश कर गए और डकैतों द्वारा इकट्ठा किया गया लूट का सामान ढूंढने लगे। उन्हें वहां अच्छा खासा धन और आभूषण मिलने की उम्मीद थी, लेकिन सिवाय कुछ कपड़े, बर्तन और हथियार के उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। मुखिया ने हैरान होकर गुप्तचर की तरफ देखा और बोले, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब खाली खाली सा है, ये कैसे संभव है? गुप्तचर ने कहा, मुझे तो लगता है कि उन्होंने जमीन में धन छुपा रखा होगा, हमें जमीन खोद कर देखनी चाहिए। मुखिया ने उसकी बात मानकर अपने आदमियों को शिविर का सारा हिस्सा खोदने को कहा। कुछ देर में शिविर और उसके आसपास की सारी मिट्टी खोद डाली गई, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। उनके सभी आदमी थक गए थे, उन्हें भूख भी लगने लगी थी। उन लोगों का ध्यान अब दावत के लिए पकने वाले भोजन की कढ़ाई पर गया। वो सभी आगे बढ़े थे कि उसी समय उनका मुखिया गुस्से में वहां से गुजरा और कढ़ाई को जोर से ठोकर मार दी। कढ़ाई का सारा भोजन मिट्टी में मिल गया। चाणक्य उसके पास ही खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतना क्रोध अच्छा नहीं होता। अगर मेरी सलाह मान ली होती तो भी परिणाम दूसरा होता। अगर उन्हें अपना साथी बना लेते तो सारा लूट का सामान मिल चुका होता। मुखिया गुस्से में चाणक्य की ओर देखकर बोला, अपनी सीमा मत भूलो ब्राह्मण, अगर क्रोध आया ना। चाणक्य ने मुखिया से नजरें मिलाकर बीच में टोकते हुए कहा, आज तुम्हारे ही क्रोध का परिणाम है कि तुम्हारे आदमी भूखे रह गए। कुछ दिनों से वो आधे पेट ही खा रहे थे। अगर ऐसा ही रहा तो महाराज आंबी के दरबार में पहुंचने से पहले तुम्हारे आदमियों में विद्रोह हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा तो देखो अपने आदमियों को। मुखिया ने जैसे ही एक नजर अपने आदमियों पर डाली तो सबकी घूरती नजरें उसी को देख रही थी। चाणक्य की बातों ने जैसे उन लोगों पर भी गहरा असर करना शुरू कर दिया था। ये देख मुखिया और गुप्तचर दोनों अंदर ही अंदर खींच कर रह गए। वही चाणक्य मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। चाणक्य ने पहले मुखिया और गुप्तचर के बीच दीवार खड़ी कर दी थी और अब उनकी बात न मानकर मुखिया ने जो गलती की थी उसके चलते उसके और उसके आदमियों के बीच खाई पैदा होनी शुरू हो गई थी। मुखिया अब अपने घोड़े पर सवार हो गया और अपने आदमियों को समझाने की कोशिश करता हुआ बोला, कोई बात नहीं, अगर यहाँ कुछ ना मिला तो ना सही, परंतु महाराज आंबी के दरबार से तो मिलेगा ही। हमें अब यहाँ से शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। वो सभी वहां से आगे बढ़े थे कि तभी चाणक्य की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जिसने सबसे पहली बार मुखिया को रसोइये और सेवकों को मारने से मना किया था। उसका चेहरा उदास था। चाणक्य उसके करीब गए और बोले, क्या डाकुओं के खेमे में मरने वाला कोई व्यक्ति तुम्हारा रिश्तेदार था? ये सुन उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। क्या गुप्तचर और उसके मुखिया की कैद से निकलने के लिए आचार्य चाणक्य को अपना नया मोहरा मिल गया है? शिविर से भागी लड़की की सूचना सुकन्या के लिए कोई नई मुश्किल पैदा करेगी। पप्पत के रत्न जड़ित ताबीज को प्राप्त करने के लिए क्या होगा चंद्रगुप्त का अगला कदम? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग सिर्फ